हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, अब आपने आंसर की वगैरह मैच कर ली होगी और एक तरफ हो चुके होंगे फोकस्ड। अब बिल्कुल फ्रेश माइंड से दिसंबर 2023 की तैयारी करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होके, किसी भी तरह की कोई टेंशन मत रखो, क्योंकि फिर आ जाएगा एग्जाम। अगर जो स्टूडेंट थोड़े निराश बैठे हैं, प्लीज, ऐसा कुछ नहीं, बस बहुत दिन हो गए, अब प्लीज लग जाइए क्वेश्चंस पे, थ्योरी पे और कंसेप्ट को समझने पे, और जो कमियां रही हैं उस पे काम स्टार्ट कर देते हैं। और आज हम बात करेंगे बड़े अच्छे और बड़े शानदार क्वेश्चंस की, जहां से आपके हर कंसेप्ट को मजबूती से समझने की समझ में आएगी। बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, रिलैक्स होके जो कमियां रही है उनको दूर करेंगे हम क्वेश्चंस के माध्यम से भी और थ्योरी के माध्यम से भी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। चलो अच्छे से क्वेश्चंस को समझते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूं, मैं SWMG एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूं। प्ले स्टोर में अपनी एप्लीकेशन है जिसपे कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, लाइव भी है, रिकॉर्डेड सेशन भी है, और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं SWMG ऐप पे। इसकी बाद में मैं डिटेल में बात करूंगा, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं फ्रेंड्स। फीस वगैरह की बाद में बात करूंगा, और वैलिडिटी वगैरह की सब। चलो बात करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और बहुत शांति से आंसर करने की कोशिश करिए, बिना किसी जल्दबाजी के। क्वेश्चन है, बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर work harder and persist longer when they have a high sense efficacy. Which of the following doesn't enhance self efficacy in both students and teachers? विद्यार्थी और शिक्षक तब कठोर परिश्रम करते हैं और लंबे समय तक डटे रहते हैं जब उन्हें प्रभावोत्पादकता का उच्च बोध होता है। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों में स्व प्रभावोत्पादकता में वृद्धि नहीं करता? यानी कि डजंट एनहांस सेल्फ एफिकेसी। इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में सेल्फ एफिकेसी को नहीं बढ़ाएगा, यानी कि स्व प्रभावोत्पादकता में वृद्धि नहीं करता है, वो कौन सा है? थोड़ा सा नेगेटिव वाली ये बात करनी है, जो नहीं करता है वो कौन सा है सेल्फ एफिकेसी में? तो पहला ऑप्शन है डे टू डे सक्सेस इन अचीविंग टास्क। कार्यभार पूरा करने में दैनिक दिनों दिन जो सफलता मिल रही है, उससे तो हमें क्या होगा, सेल्फ एफिकेसी में एनहांस होगा, वृद्धि होगी हमारे, क्योंकि हमने क्या किया है उससे हमें सफलता देखेंगे डे बाय डे, तो उसमें तो वृद्धि होगी। जबकि आपसे ये पूछा है किससे वृद्धि नहीं होगी, डजंट एनहांस सेल्फ एफिकेसी। थर्ड ऑप्शन को पहले पढ़ता हूं, असिस्टेंस फ्रॉम मोर नॉलेजेबल पार्टनर्स। ये कह रहे हैं कि अगर हमें अधिक ज्ञानवान सहभागियों से सहायता अगर हमें मिलती है तो सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है, जबकि क्वेश्चन में पढ़ता है डजंट, है ना। फोर्थ ऑप्शन है हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दोज इन द इन्वायरमेंट। परिवेश में दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं, है ना। थोड़ा सा ये जो सेल्फ हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दोज इन द इन्वायरमेंट, अगर आप इन्वायरमेंट में हाई रखते हो, एक्सपेक्टेशंस रखते हो, तो थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर रखते हो तो सेल्फ एफिकेसी में बढ़ाने में सहायता कर सकता है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन देखिए क्या है, सेकंड, फॉर्मल स्कूल रिलेशनशिप दैट फोकस सोली ऑन स्किल्स। यानी कि मात्र, जहां पे मात्र शब्द आ गया ना, ओनली वाला, तो ये कह रहे हैं मात्र कौशल पर केंद्रित औपचारिक विद्यालय संबंध। एक तो आप में औपचारिक संबंध हो गए हैं, बिल्कुल फॉर्मल है, कई बार आउट ऑफ द बॉक्स जाके इनफॉर्मल भी समझाना पड़ता है, और यहाँ पे मात्र शब्द आ गया, जहां पे सोली या ओनली शब्द आ जाता है, वो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। इस चीज को, इस कंसेप्ट को हमें समझना है, मात्र कौशल पे केंद्रित औपचारिक विद्यालय संबंध। तो इसलिए ये ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है डजंट एनहांस सेल्फ एफिकेसी, जो सेल्फ एफिकेसी को नहीं बढ़ाता है। ठीक है, तो मात्र जो शब्द है, ओनली जो शब्द है, सोली जो शब्द है, वो कहीं नेगेटिविटी को लेके जाता है, दैट इज डजंट एनहांस सेल्फ एफिकेसी। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज मोर सुटेड व्हेन टीचर। प्रत्यक्ष अनुदेशन सर्वाधिक उपयुक्त होता है जब शिक्षक, बेसिकली एक होता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और एक होता है इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मतलब एग्जांपल्स वगैरह से लेके सारी चीजों को समझाना, और डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट अनुदेश देना। तो ये कह रहा है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट सुटेड व्हेन टीचर। प्रत्यक्ष अनुदेशन सर्वाधिक उपयुक्त कब होगा? जब शिक्षक क्या कर रहा हो, टीच बेसिक स्किल्स, have their student explore pathway to solve a mathematical problems, encourage their student to refine their creativity in art, assign critical thinking exercise। यानी कि इसमें कौन सा ऐसा है जो प्रत्यक्ष अनुदेशन में सबसे उपयुक्त है?
बुनियादी कौशल की शिक्षा देना, अपने विद्यार्थियों से गणितीय समस्याएं हल करने के रास्तों को अन्वेषण कराते हैं, अपने विद्यार्थियों की को कला में उनकी सृजनता के परिष्कार के लिए प्रोत्साहित करते हैं और मीमांसात्मक यानी क्रिएटिकल जो थिंकिंग है उसका अभ्यास सौंपते हैं। तो डायरेक्ट में कौन सा आएगा? जहां पे हम कहीं पे भी बेसिक स्किल्स की बात करते हैं, आधारभूत या बुनियादी कौशल की बात करते हैं और बुनियादी शिक्षा ही दे रहे होते हैं, तो हमें डायरेक्ट बात होता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। लेकिन हम कोई क्रिएटिविटी की बात करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, मैथमेटिकल को प्रॉब्लम सोल्व की बात करते हैं, तो वहां से इनडायरेक्टली हमें चीजों को समझाना पड़ता है विद एग्जांपल्स और ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है ना? तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे कौन सा आएगा? टीच बेसिक स्किल्स। अगर हम बुनियादी कौशल शिक्षा देते हैं तो हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की बात कर सकते हैं। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो टीच बेसिक स्किल की बात होएगी, है ना, बुनियादी कौशल की शिक्षा देते हैं। ठीक है, ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं, ये कुछ मैच करना है। यहाँ पे कुछ मेमोरी के टाइप है, स्मृति के कुछ प्रकार है और इधर इनका मीनिंग दिया हुआ है, अर्थ दिया हुआ है। तो कौन सी स्मृति का क्या मीनिंग है? मेमोरी के कई सारे टाइप, हम बेसिकली ऐसे भी बात करते हैं ना, मेमोरी की बात करते हैं, लेवल की भी बात करते हैं, टीचिंग के, है ना, फेजेस की भी बात करते हैं। तो ये बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं। तो अगर मेमोरी की बात करें तो ये सिमेंटिक की बात कर रहा है ना, जहाँ पे सिमेंटिक बैरियर की भी बात करते हैं, जहाँ से भाषा संबंधी बात होती है, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। एपिसोडिक, यहाँ से भी आप कुछ न कुछ जो जो उपन्यात्मक होता है, यानी कि एपिसोड की बात होती है, या ऑटोबायोग्राफिक तो आपने नाम सुना ही होता है ना। स्पेशियल, स्थान से रिलेट होता है, ये भी आपने नाम सुना है। तो कहीं ना कहीं एक शब्द ऐसा होगा या दो ऐसी चीज होंगी आपको इस मेमोरी में, शायद आप मैच कर पाओ। तो मेरे को लग रहा है अगर आप सिंपल से सिंपल देखो, ऑटो बायोग्राफिकल है, आप बिल्कुल आराम से मैच कर सकते हैं। ऑटो बायोग्राफिकल memory that contribute to your sense of self, your own history of identity। वह स्मृति जो आपको आपके स्वयं, आपके अपने इतिहास तथा पहचान के बोध में योगदान करती है। ऑटो अपनी आपकी, तो इस सी में टू आएगा। ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, सी में टू आ गया, ऑटो की बात है तो, है ना। तो सी में टू, एक तो ये पहले में है, एक लास्ट में है, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। ऐसा एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करें डी की। डी स्पेशियल, यानी कि स्थान से रिलेटेड है, जगह से रिलेटेड। स्पेशियल होता है, स्थानिक होता है, देखो लिखा भी हुआ है। तो ये कहां से मैच कर रहा है? देखो, मेमोरी ऑफ रिमेंबरिंग द रूट टू ड्राइव होम, रूट की बात करता है, जगह की बात कर रहा है, घर लौटने के लिए मार्ग स्मरण करने की स्मृति, जब आपको कि इस मार्ग से घर पे पहुंचना है। स्पेशल, स्थान की बात कर रहा है कि ऐसे ऐसे इस रूट से हम जा सकते हैं घर। तो ये कैसी स्मृति है आपकी? ये स्पेशल है ना। ये मेमोरी कैसी है? स्पेशल, स्थानिक, स्थान को लेके है। तो डी का 1 आएगा, डी का 1 आएगा। ठीक है, तो सी का 2 और डी का 1, सी का 2 और डी का 1, ये सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो यहां से हो गया ना। और अब आप सिमेंटिक के बारे में इन चारों शब्दों को लिख सकते हो, ये बार बार रिपीट होने वाली चीजें होती है। सिमेंटिक में क्या आएगा? थर्ड आएगा, क्या? मेमोरी ऑफ जनरल नॉलेज। और एपिसोडिक में क्या आएगा? फोर्थ आएगा, मेमोरी ऑफ लाइफ इवेंट दैट हैपन टू यू और अराउंड यू। यानी कि एपिसोड चलते रहते हैं ना, आपने देखा नहीं कि ये एपिसोड आ रहा है। एपिसोड, कौन सा एपिसोड आ रहा है? टीवी में देखते रहते हो, आपके साथ अथवा आपके आसपास जीवन घटनाओं की जो स्मृति होती है, दैट इज एपिसोडिक। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे शांति से कंसेप्ट को समझना है, चित्त शांत रखते हुए, है ना। आगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग रिसर्च कंपोनेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस। निम्नलिखित शोध संघटकों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सबसे पहले आप रिसर्च में क्या करोगे? ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगी? कोई प्रॉब्लम होगी, यानी कोई रिसर्च क्वेश्चन ही होगा। सबसे पहले उसी को तो सॉल्व करोगे, या फिर हम कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। तो ये क्या है? देखो सबसे डी, देखो क्या है? फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव, शोध प्रदर्शन शोध प्रश्न या उद्देश्यों का निरूपण करना, सबसे पहले डी होगा। तो डी सबसे पहले देखो किसमें है? ये लो, सेकंड ऑप्शन में डी सबसे पहले है और यहीं से आंसर आ गया। और ये आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो क्वेश्चन पेपर में। लेकिन हमारे दिमाग में कीड़ा रहता है, वो पता नहीं, ये तो नहीं, और भी देखूंगा और भी देखूंगा, और टाइम, क्योंकि खुशी भी तो कोई चीज होती है। इमोशंस को कंट्रोल किया करो पेपर जब देने जाओ। इन्हीं हरकतों की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। ठीक है ना? ठीक है,
तो डी पहले हो गया। उसके बाद प्रिपेयरिंग ए रिसर्च प्लान हो गया, आप रिसर्च प्लान बनाओगे, शोध योजना तैयार करोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपका कलेक्शन ऑफ डाटा करोगे, डाटा का कलेक्शन करोगे, ठीक है ना। उसके बाद आप एनालाइज करोगे चीजों को, और सबसे लास्ट में आप कंक्लूजन निकालोगे। ये तो बेसिक सी बात है, सी सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। यानी कि क्योंकि निष्कर्ष तो सबसे लास्ट में निकालो, सबसे पहले मत निकाल देना निष्कर्ष, पहले उसके साथ बात करो, रहो, फिर ही तो निष्कर्ष निकालोगे। हाँ सर, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन ऑनलाइन सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैंपलिंग इश्यूज। ऑनलाइन सर्वेक्षण में निम्नलिखित में कौन कौन से प्रतिचयन मुद्दे हैं। जब हम ऑनलाइन सर्वे करते हैं तो किस तरह के सैंपलिंग में इश्यूज आ सकते हैं। जब हम कोई भी ऑनलाइन सर्वेक्षण करते हैं, कोई भी चीज का ऑनलाइन, तो किस तरह के आप जब सैंपल इकट्ठे करोगे तो किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, बेसिकली ये बात कर रहा है। तो ये एलिमिनेशन मेथड से होने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो कौन सा ऑप्शन इससे एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट्स ऑनलाइन सर्वे, सरकारें ऑनलाइन सर्वेक्षण को प्रतिबंधित करती है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन सर्वे भी होते हैं। तो ई तो कट जाओ, ई काट दो, तो ई ऑप्शन सी में ही है, तो ये थर्ड में ये कट गया। अब देखो सैंपलिंग फ्रेम्स फॉर ऑनलाइन सर्वे आर चीप, ऑनलाइन सर्वेक्षण के लिए प्रतिचयन फ्रेम सस्ते हैं। ये बात कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन ये कह रहा है इश्यूज पूछ रहा है, ये तो पॉजिटिव की बात हो गई ना। ये तो चलो ऑनलाइन आप नहीं जाओगे कहीं ना कहीं, उससे तो चीप पड़ेगा, तो ये तो पॉजिटिव बात है। लेकिन वो कह रहा है कि इश्यू कौन कौन से आ रहे हैं, ये इश्यू थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है, कोई मुद्दा थोड़ी बनाना इस बात को, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए डी भी काट दिया, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, हो गया ना क्वेश्चन। ए बी सी इज द राइट आंसर। ऐसे भी तो कर सकते हैं, बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन हो सकता था। तो ये हो गया, क्या हो गया, जो पीपल इन ए हाउस होल्ड में यूज द सेम कंप्यूटर एज दे हैव एक्सेस टू ओनली वन। ये तो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि सबके लगभग घरों में एक ही कंप्यूटर है ना। मैनी रेस्पोंडेंट में हैव मल्टीपल ईमेल आईडीज, आपको पता है आप बहुत ईमेल आईडीज बना के रखते हो ना, बहुत आईडीज बना के रखते हो, गलत बात है, ठीक है ना। इंटरनेट यूजर्स कॉन्स्टिट्यूट ए बायस सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन, इंटरनेट प्रयोगता जनसंख्या का एक पूर्वग्रही प्रतिदर्श होते हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं बायसनेस आ सकती है भाई, है ना, आ सकती है। तो ए बी सी इज द राइट आंसर, यानी कि ये सैंपलिंग इश्यूज हो सकते हैं, है ना। ज्यादा आइडिया मत बना के करा करो सर, और क्या करें बताओ, सिलेक्शन होता नहीं है तो पढ़ाई कर लो, आइडिया बनाने से सिलेक्शन थोड़ी होगा, ठीक है। चलो ये क्या कह रहा है, इन गवर्नेंस कम्युनिकेशन इज नॉर्मली यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ, जो भी हमारा शासन है इसमें संप्रेषण का प्रयोग किस लिए किया जाता है, क्यों करते हैं कम्युनिकेशन का यूज, जेंडर डिवीजन के लिए, लिंग विभाजन के लिए, नहीं, कोई लिंग विभाजन करने के लिए थोड़ी कम्युनिकेशन करेगा, नहीं। इंकरेजिंग इलीगल एक्शंस, अवैध कार्यों को प्रोत्साहित थोड़ी करना है, नहीं। द मासेस, जनता को विमुख करना, नहीं, विमुख क्यों करेंगे, तो नेगेटिव चीजें हैं। किस लिए करते हैं कम्युनिकेशन, प्रिजर्विंग पावर, यानी कि सत्ता की रक्षा के लिए करते हैं कम्युनिकेशन। शासन बेसिकली किस लिए कम्युनिकेशन करता है, अपनी सत्ता की रक्षा के लिए, अपनी पावर को प्रिजर्व करने के लिए कम्युनिकेशन करता है। किसी भी गवर्नेंस में कम्युनिकेशन इसलिए होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज ए सेट ऑफ रूल्स that must be obeyed when transferring files across the internet, नियमों का एक समुच्चय है जिसका इंटरनेट पर फाइलों की स्थानांतरण में अनिवार्यतः पालन किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा जब भी कोई फाइल ट्रांसफर होता है, आपने देखा होगा उसके आगे HTTPS लिखा होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल रूल्स तो है, तो HTTP होता है ना, अरे याद आया कुछ, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऐसे लिखा था ना HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एस फॉर सिक्योर, एक बार एस का भी मतलब पूछ लिया था क्या होता है, सिक्योर। तो ये है जो रूल्स की बात करता है, सेट ऑफ रूल्स है कि आपको ट्रांसफर करते टाइम ये प्रोटोकॉल को ध्यान रखना होता है। तो HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो बहुत बढ़िया, ये आजकल बहुत चल रहा है भाई ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह, तो ये चीजें आपको ध्यान भी रखनी है, पढ़नी भी है। द एक्शन ऑफ सेंडिंग ईमेल टू फ्रॉडली, जो फ्रॉड हो रहा है, सॉरी, obtain another person's बैंक डिटेल इज कॉल्ड, किसी अन्य व्यक्ति के बैंक संबंधी विवरणों के कपट पूर्वक प्राप्त करने हेतु ईमेल भेजना का कार्य क्या कहलाता है। आपसे कई बार ईमेल आती है ना और आपसे बैंक डिटेल वगैरह ले लेते हैं, तो इस तरह के एक्शन को क्या कहेंगे, इसको टेक्निकली बोलते हैं फिशिंग। क्या बोलते हैं, फिशिंग। जैसे मछली जाल में फंसाते हैं ना, है ना, वैसे ही जैसे बैंक से पैसे निकाल के आपको जाल में फंसा लिया, ऐसे ही थोड़ा समझ सकते हो, है ना, वो फिश नहीं है, एफ वाला एफ नहीं है,
ये फिशिंग है, ठीक है, तो ये थोड़ा समझ सकते हो, ये फिशिंग होता है, प्लीज ध्यान रखना, ये भी बड़ा अच्छा है, ठीक है, मतलब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बात अच्छी नहीं है, कहीं बात अच्छी हो तो बहुत बुरी बात है, लेकिन जानना अच्छी बात है कि ऐसा ऐसा आजकल हो रहा है, आजकल ऐसी चीजें बहुत हो रही है, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। ये पेपर वाले क्वेश्चंस थोड़े ध्यान से समझना, कंसेप्ट को समझना, शांति से चित्त को रिलैक्स रखना। अब SWMG के बारे में मैं बात कर लेता हूँ कि हम वहाँ पे कैसे पढ़ते हैं, कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, क्या फीस है, ये सारी डिटेल में मैं अभी 2 मिनट में आपसे बात कर लेता हूँ। प्ले स्टोर में अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम है SWMG। आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर में जाके, फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपनी डिटेल भरी जाएगी, आपका नाम, आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और इस ऐप के लिए कोई भी आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करो, फिर कोर्स पे जाके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और मैं इनकी बात कर लेता हूँ कि क्या फीस रहेगी, कैसे रहेगा, ये सब बात अभी बता देता हूँ आपको। अगर आप पेपर 1 ज्वाइन करते हो लाइव प्लस रिकॉर्डेड, यानी कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो रिकॉर्डेड 10 की 10 यूनिट्स आपको एक साथ मिल जाएगी, कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हैं, PDF फाइल भी मिलेगी, और आपकी डेली लाइव क्लास भी होगी, और वो पहली क्लास होगी कब से, 20 जुलाई से। तो इसके लिए लाइव सेशन के लिए हमारे रजिस्ट्रेशन ओपन है, अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी, 10 की 10 यूनिट रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगी, PDF फाइल्स भी, और इस कोर्स की वैलिडिटी जो आपके पास ये वीडियोस रहेंगे 2 जनवरी 2024 तक रहेंगे। और इसकी फीस है 20 जुलाई तक 25% ऑफ रखा हुआ है, और इसकी टोटल फीस है 4125। ये फीस है आपकी पेपर 1 की, जिसमें कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड प्लस लाइव सब कुछ होगा। अगर कोई स्टूडेंट ये कह रहा है कि मैं ओनली रिकॉर्डेड सेशन लेना चाहता हूँ, मैं लाइव में नहीं जाना चाहता, तो ये भी कोर्स ले सकता है इसमें। लेकिन हाँ, कोई स्टूडेंट को डाउट आ गया, मान लो वो रिकॉर्डेड सेशन में पढ़ रहे हैं, डाउट आ गया, तो हमने वहाँ पे ऑप्शन डाला हुआ है आस्क योर डाउट। आप अपने डाउट वहाँ लिख दीजिए, आप जाओगे ना यूनिट एंड क्लासेस जैसे ज्वाइन करते हो तो वहाँ पास में दिखाएगा आपको आस्क योर डाउट, आप डाउट वहाँ पोस्ट कर दो, वीक में एक दिन में सबके डाउट्स पे एक वीडियो लेके आऊंगा, वो आपको टाइम और डेट बता दी जाती है कि वो कब शुरू होगा, वो शुरू होगा 20 जुलाई के बाद से, तो वो एग्जाम तक आपके सारे डाउट्स भी चलते रहेंगे, वीक में एक दिन तो लाइव डाउट सेशन आएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, और PDF नोट्स भी आपको मिलेगा। इसकी वैलिडिटी जब से ज्वाइन करोगे 6 मंथ रहेगी, और इसकी फीस है 3375 रुपीज, और ये फीस 25% का जो ऑफ है ये 20 जुलाई तक ही है, ये सब लोग ध्यान रखें, 20 जुलाई तक का ये ऑफर है। और कोई सिर्फ प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहता है, अभ्यास बैच रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें पेपर 1 के सारे यूनिट वाइज क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो। और किसी स्टूडेंट का पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। इन्वायरमेंटल साइंस में कंप्लीट 10 की 10 यूनिट अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग सब रिकॉर्डेड सेशन है, लाइव आपका डाउट आएगा, जितने भी डाउट आए तो आप डाउट लिख दो, वीक में एक दिन आके आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। और ये 20 जुलाई से स्टार्ट होगा सारा सेशन, और 20 जुलाई तक इसके 25% ऑफ है, 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए ये फीस है। और अगर कॉम्बो पैक लेते हो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, तो आपकी ये फीस रहेगी। तो मैंने पूरा आपको समझा दिया है, फिर भी आपको डाउट रहे तो नीचे जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करके या व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। इसका टाइमिंग रहेगा आपका सुबह 10:30 से लेके 4:30 बजे तक, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और मंडे टू सैटरडे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग हमेशा खुश रहिए, और अपना ये सारे बैनर्स आपको दिख जाएंगे, व्यू मोर करके आप बाय नाउ कर सकते हो, ठीक है। और अपना चित्त शांत रखें, आप लोग हमेशा खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, आप जो भी दुख वगैरह बनाने थे वो मना लिया, और अपना रिफ्रेश करो अपने माइंड को, और वापिस से जो कमियां रही हैं उस पर सुधार करो, और अच्छे से तैयारी करो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।